हेलो बच्चों। एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चे घर पे मन लगा के पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ और भी जल्दी कोर्स को ख़त्म करूँगा। पर अगर आप लोग बेसिक पार्ट को पूरा समझ जाएंगे एंड हम लोग जब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, एक दो करने के बाद खुद ट्राई करेंगे, तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और आप लोग अगर पूरी तरह से मुझ पे फुली डिपेंड होंगे, सर एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होगा। सो खुद भी मेहनत करना स्टार्ट करो। सो एज यू नो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आज हमको पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ओके। पर बच्चों, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हो, आपको फॉर्मेट बस पढ़ना नहीं है, उसको पूरी तरह से याद रखना है। बिकॉज एज यू नो बच्चों, योर कंपनीज एक्ट जो 2013 सेक्शन 128 क्या बोलता है कि apart from the बच्चों the same principles which are followed in the preparation of final accounts of the salted and partnership, यहाँ पे there are certain statutory obligations which every company is required to बच्चों perform with regards to the contents and the format। आपके किस तरह के यहाँ contents होंगे, किस तरह से format होगा, उसके लिए हमें एक specific हमें rules follow करने पड़ेंगे। And in previous class बच्चों I taught you about the format, the specimen of the बच्चों statement of profit and loss या statement of आपका ऑपरेटिंग रिजल्ट हो या स्टेटमेंट ऑफ बच्चों फाइनेंशियल रिकॉर्ड या इनकम स्टेटमेंट। ये अगर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बन जाएगा तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। ओके। सो इन प्रीवियस क्लास यू नो बच्चों, मैंने आपको बताया था इट इज गिवन इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में है और आपका बैलेंस शीट पार्ट 1 में है। सो आप ऊपर फॉर्मेट बनाएंगे, आपका पार्ट 2 कंपनीज नेम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन फॉर द ईयर एंड डेट, देन पर्टिकुलर्स कलम, देन नोट कलम, देन आपका करंट ईयर फिगर एंड प्रीवियस ईयर फिगर। देखो मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम, शायद आज नहीं तो कल क्लास में होगा, पर अब तक मैंने जितना पढ़ाया इतना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे अच्छे से याद करो। I have already sent you बच्चों notes, complete notes of the details of the बच्चों company's final accounts, introduction part, उसके बाद what are the books to be maintained, what are the register to be maintained, what are the accounts to be prepared and the details of the बच्चों format में आपका part 1 part 2 का दे चुका हूँ, बस यहाँ explain कर रहा हूँ। तो as you know बच्चों, in the previous class बच्चों we discussed about the statement of profit and loss in which the first point you know बच्चों आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, आई हैव ऑलरेडी बच्चों सेंड यू द डिटेल्स ऑफ द बच्चों आफ्टर द फॉर्मेट व्हाट आर द आइटम्स बच्चों कम्स अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, आपका परचेज, आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस या आपका फाइनेंस कॉस्ट, आपका डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। देखो जितना पॉइंट्स तो मैंने बता दिया फॉर्मेट। So I have already sent you the details of the items which comes under बच्चों particular point के अंदर जो आते हैं। So आप उसको फॉलो करें। बट बच्चों so far as your book is concerned, practical point, आप लोग पूरे अच्छे से मुझे क्लास के एंड तक सुने, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, एंड जहां मैंने नोट्स भेजा है उसको आप पढ़े, जितना पढ़े अच्छे से याद रखे, अच्छी बात है, पर मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने एंड जितना मैं बोल रहा हूं वो आपके प्रॉब्लम के लिए सफिशिएंट है। बट बच्चों यहां पे आपको मालूम पड़ेगा, हमारे फॉर्मेट को छोड़ के जब हम आगे बढ़ेंगे यहां पे हमें और भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अगर आप बेसिक पार्ट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आपका बैलेंस शीट अगर आप लोग पूरे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सो इन सब्सिक्वेंट जब प्रॉब्लम स्टार्ट करें, इन सब्सिक्वेंट पीरियड में जब हमारे पास और 3-4 क्लास के बाद ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे हमें कुछ अलग अलग बच्चों बैलेंस शीट में, जैसे कि आपको कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व या आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये सब हमें करना पड़ेगा जो आज तक आप लोग नहीं जानते। सो दैट्स सेपरेट थिंग, उसका रूल्स है, कितना प्रॉफिट पे, कितना रिजर्व पे, कितना कैपिटल पे, ऐसे जो रूल्स हैं कि कितना आपका डिविडेंड डिक्लेयर होने पे कितना टैक्स वगैरह होता है, ये रूल्स हैं। तो उस तक हमें पहुंचना है आफ्टर 2-3-4 क्लासेस के बाद। पर उससे पहले आई थिंक आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं पूरे इतनी अच्छी तरीके से याद रखेंगे
तो आपको एक भी प्रॉब्लम करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों वन मोर थिंग, अगर आप देखा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये मैंने बोला इट इज मच मोर कन्वीनियंट देन द प्रीवियस फॉर्मेट एंड प्रीवियस प्रोसीडियर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इनफैक्ट कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े 2013 से पहले जो था वो भी हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्टेड फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप की तरह सेम ही था, तो इसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। तो मैं आज बैलेंस शीट का पढ़ाने से पहले आपको एक एग्जाम्पल के बारे में, आप अपना बुक्स खोल के एग्जाम्पल देखिए। तो सभी स्टूडेंट बुक खोले, मैं भी आज बुक लेके आया हूं, तो बुक खोलें, हम एग्जाम्पल करेंगे। एंड पहले बस P&L एंड हम P&L अकाउंट जो कल पढ़े थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके एग्जाम्पल को लेके सॉल्व करेंगे। देन मैं नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। बट देखते हैं हम लोग कहां तक लास्ट क्लास में पढ़े थे, उतना समझ पाएंगे नहीं। सो बिफोर स्टार्ट बच्चों, उस प्रॉब्लम से पहले, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बच्चों पहले लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कंपनी का ऑपरेशन क्या होता है, सेल या सर्विसेज। आप वहां पे जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, वहां पे डिटेल्स ऑफ द बच्चों क्या क्या हेड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं सब दिया हुआ है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर बच्चों आप क्या सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो तो वहां से जो पैसा आता है दैट इज बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेसिकली यही होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर और कुछ बाई चांस आपको उसमें रिटर्न भी माइनस होता है, उसमें आपका रिटर्न भी माइनस होगा। ओके, सो आपका जितने भी आपका सेल ऑफ गुड्स हो या आपका सेल ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो, वो सब बच्चों आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। क्लियर बच्चों? एंड उसके साथ अगर कुछ तुम आप लोगों को कुछ अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मिल रहा है, बाई चांस अदर ऑपरेटिंग, जैसे ऑपरेशन में आपको कोई अदर रेवेन्यू इनकम होगा, बाई चांस अगर वहां पे लिखा होगा तो उसको आप मेंशन करना, अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको वहां प्रेजेंट करना। एंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट अदर इनकम था बच्चों। अदर इनकम में आप कुछ भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव हो, ये जितने पॉइंट्स अगर होंगे बाई चांस आपके बुक में बहुत रेयर प्रॉब्लम में ऐसे आएंगे। बस आपका इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव कैसे बोला गया, अगर सपोज हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहां से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो ये बहुत रेयर ही आएगा। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका सेल से गया, अदर इनकम डिस्काउंट वगैरह, डिविडेंड वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, वो आपका हुआ अदर इनकम में आया। तो दोनों को प्लस करोगे, थर्ड पॉइंट में लिखोगे टोटल इनकम। तो फॉर्मेट को पूरी तरह से सेट कर लो। देन मूव टू द बच्चों फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट इज द हेडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। बच्चों इसमें एक नहीं है, सारे एक्सपेंडिचर कम्स अंडर फोर्थ नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 नहीं दिया जाएगा, फोर्थ के अंदर ही सारे पॉइंट्स ABCDE करके लिख सकते हो या II करके लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम बताया था, जहां पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा, या आपका होगा आपका जितनी प्रकार की चेंजेस इन इन्वेंट्री, आपका फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोडक्ट, ये सब होगा चेंज इन इन्वेंट्री। ये सब भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में करने को नहीं मिलेगा। बस सिंपली बच्चों हमें सभी को मालूम है कि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक होता है, एड परचेस होता है, लेस रिटर्न होता है हुआ, एंड लेस बच्चा होता है उस साइड हम क्रेडिट साइड में लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को भी माइनस कर देना है। आपका ओपनिंग स्टॉक, आपका परचेज, दोनों को ऐड कर दिया, रिटर्न माइनस कर दिया। ओके, मैंने परचेज से रिटर्न माइनस होता है, पर यहाँ पे एक साथ एक हेडिंग के अंदर सब आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज के बाद आपका क्या हो गया, हेलो क्लास में, हेलो क्लास में हूं, थोड़ी देर बाद। तो बच्चों आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ, उसके बाद परचेज हुआ, परचेज से माइनस रिटर्न हुआ, रिटर्न के बाद अगर क्लोजिंग साइड में जो रहता है हमारा, वो भी तो हम माइनस करते थे ना। देखो अगर हम देखा जाए एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या पुट करेंगे, तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो बच्चों यही क्लोजिंग स्टॉक, अब आगे बताऊं, प्रॉब्लम करते हुए मालूम पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। ओके,
सो उसके बाद क्या आ सकता है आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप एम्प्लॉइज को जो भी बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं, आप उनको वेजेस दे रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में पैसा रख रहे हैं, आप उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज में पैसा रख रहे हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस दे रहे हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ के खाने पीने के लिए, वेलफेयर के लिए, स्टाफ के लिए कुछ आपने खर्चा दिया, तो ये सारे आपके हुए एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, वहां पे डिटेल्स दिया है। उसके बाद देन मूव टू द बच्चा फाइनेंस कॉस्ट। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप उसको इंटरेस्ट देंगे, अगर आपने डिवेंचर लिया है तो आप इंटरेस्ट देंगे। हुआ, तो जितने भी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आपके हो रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे फाइनेंस कॉस्ट। जितने भी बोरोइंग्स है, जितने लोन्स है, डिवेंचर्स है, उन पे आप जितना भी देंगे वो फाइनेंस कॉस्ट। ओके बच्चों, उसके बाद क्या था, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। कोई भी परसेंटेज आपका दिया होगा वो आपको कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट्स पे, टैंजिबल पे, बहुत इंटैंजिबल पे, दोनों को मिला के एक जगह लिखना है, वो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। उसके बाद बच्चों एक गुड नंबर ऑफ आपका हुआ अदर आइटम्स में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो आपकी मैंने आपको बता दिया है। जितने सारे आइटम्स आपके बुक में भी होंगे, पर आप नोट्स को फॉलो कर लीजिए, मैंने आपको वहां पे दिया है। आपके बहुत सारे पॉइंट्स है, आप वहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम आपका चाहे रेंट हो, चाहे आपका एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आपका बेड डेप्ट हो, चाहे आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, आपका इंश्योरेंस हो, आपका डायरेक्टर फी बच्चों, आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट में डायरेक्टर फी नहीं जाएगा, आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट में डायरेक्टर फी नहीं जाएगा। तो देख लो आप खुद, वहां बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, कैरेज हुआ, काटेज हुआ, फ्रेट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ। आप जितने पढ़े थे आइटम्स, जितने भी आइटम्स पढ़े थे, रेंट हो, रेट्स हो, टैक्सेस हो, इंश्योरेंस हो, प्रीपेड को माइनस कर देना, आपको मालूम है। अगर कोई चीज होगा आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करना। एडजस्टमेंट, यहाँ पे ज्यादा एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, अलग टाइप के एडजस्टमेंट यहाँ पे होंगे, फिर भी बच्चों एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, इट विल बी एडेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस एंड बच्चों इट विल अगेन अपीयर ऑन द आपका लायबिलिटी साइड। प्रीपेड क्या होता है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस एंड इट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड। तो आपको एडजस्टमेंट वैसे ही करना है। तो वहां पे देखो इंश्योरेंस हुआ, लेस प्रीपेड हो गया, ऑडिट फीस हुआ, डायरेक्टर फी हुआ, बेड डेप्ट हुआ, आपका प्रोविजन फॉर बेड, आपको मालूम है बेड डेप्ट हो, प्रोविजन फॉर बेड, ये सब ऐड होता है। ओल्ड प्रोविजन अगर होता है तो वो माइनस हो जाता है, सभी को मालूम है। बेड डेप्ट इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द, अगर एडजस्टमेंट में होगा तो डेबिटर से माइनस होता है। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट ये भी आगे शो होता है डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, देन माइनस होता है कहां से, आपका डेबिटर से माइनस। और ओल्ड प्रोविजन तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, तो वो तो सिर्फ माइनस होगा कहां पे आपका। अब आप बोलोगे सर उसको आपने बोला था, याद करो कि आपका ओल्ड प्रोविजन अगर क्वेश्चन में होगा उसको आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पर यहां तो डेबिट क्रेडिट साइड है, तो आपका जितने बैड डेट प्रोविजन वगैरह आंसर निकलेगा उसमें से ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे। ओके, देन डिस्काउंट अलाउड, अगर बच्चों डिस्काउंट रिसीव अगर होता तो अदर इनकम में आ जाता। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर, रिन्यूअल्स, जितने टेलीफोन चार्जेस, आपका इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, आपका फैक्स, टैक्स, पोस्टेज, टेलीग्राम, कोरियर, एंटरटेनमेंट, जितने बच्चे आइटम्स है देखो ये सभी आएंगे आपके, जितने भी अगर ड्यूटी टैक्स आपने दिया है वो सब आपका आता है अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में। देन फाइनली आपको निकालना है टोटल ऑफ अदर एक्सपेंसेस, इसको पॉइंट नहीं देना, ऐसे ही वही उसी के अंदर में। तो जितने ए बी सी डी ई एफ जी एच हुए आपके पॉइंट सबको प्लस कर दो, देखो फॉर्मेट में लिखा है। देन फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आप आओ, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आपका है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। पर हमारे पास ये एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या टैक्स वगैरह नहीं रहेगा, तो हम जो भी हो पहले पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 को माइनस करेंगे। तो हमें अगर प्लस में निकला आंसर 3 है आपका टोटल इनकम, 4 है आपका टोटल एक्सपेंस। अगर हमें प्लस में मिला तो प्रॉफिट, अब माइनस में मिला तो लॉस। बच्चों एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हो सकते हैं, टैक्स तो आपको मालूम है जितने टैक्स है। बच्चे एक्सेप्शनल, सपोज हम लोग किसी प्रकार का प्रॉफिट होने के बाद अगर किसी पे हम लोग कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं पे प्रोविजन सेट्स कर रहे हैं, तो वहां पे ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएंगे। या कभी बाई चांस किसी आपने एसेट्स को बेच दिया तो ये सब जो आ सकता है, उससे प्रॉफिट आ गया तो उसको भी आप लिख सकते हैं, पर वो हमें अभी जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो देन मूव टू दी आपका, उसके बाद
एक्सेप्शनल आइटम माइनस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस होगा, फिर टैक्स होगा, पर यहाँ ये सब आएगा नहीं। तो आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद भी आपका फॉर्मेट बहुत बड़ा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो उसके बाद लिखा है आपका टैक्स में करंट ईयर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, आपका इस साल का टैक्स, प्रीवियस ईयर का टैक्स, दोनों प्लस करके माइनस करेंगे। हुआ? उसके बाद अगर प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है उससे कुछ प्रॉफिट या लॉस आया है, अगर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कोई ऐसा बिजनेस जिसको हमने बंद कर दिया वहां से प्रॉफिट या लॉस है, उसको भी ऐड या लेस करोगे। टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यू, अगर एक बिजनेस बंद हो चुका है पर उसके लिए टैक्स देना है हमें, तो उसको हमने दिया नहीं अभी तक, तो उसका टैक्स माइनस करोगे। देन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसके बाद आपका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट्स है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, पर मैं फिर से बता रहा हूँ। आपका प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद आप क्या करें, टैक्स लिखेंगे, करंट ईयर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, इस साल का टैक्स, पुराना टैक्स। ओके, तो इसको तो आप माइनस करेंगे। यहां पे लिखा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर किसी बिजनेस चल रहा है उससे प्रॉफिट हुआ। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कोई बिजनेस बंद हो गया उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग इन दोनों को आप एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस में आपको टैक्स देना है तो उसको आप माइनस करेंगे। हो गया। फिर लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा प्रॉफिट, ये तो अलग अलग प्रेजेंट कर दो, प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बिजनेस और टैक्स ऑफ द कंटिन्यूइंग बिजनेस, उन दोनों को एडजस्ट करके बाहर लिख दो। कोई बिजनेस से प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स माइनस करके लिख दिया, फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस हुआ एंड उसका टैक्स माइनस करके बाहर लिख दिया। अगर माइनस ही हो रहा है टैक्स तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स होगा, टैक्स को प्रॉफिट से माइनस करोगे, फिर प्रॉफिट जो निकला उसको लेके बाहर लिखोगे, तो ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में इसको ऐड करोगे। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो आपका प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूइंग बिजनेस को फिर प्रॉफिट ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस को आप इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब सेपरेटली। ऊपर निकल गया था आपका ये वाला कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस माइनस टैक्स, इसको बाहर लिख दिया। प्रॉफिट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस माइनस टैक्स, इसको बाहर लिख दिया। देन कंटिन्यूइंग बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस निकला, डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस निकला, इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने के ऊपर जो प्रॉफिट था उसके साथ लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद जो आंसर निकला वो आपका फिगर निकला, प्रॉफिट फिगर। ओके, तो प्रॉफिट फिगर निकलने के बाद बच्चों क्या आता है, जितने हमारे शेयर्स होंगे, जितने हमने सबको माइनस कर दिया, जितने भी हमको जिसको पेमेंट करना था वो एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टैक्स में सब चला गया। अब जितने भी आपके शेयर्स होंगे, जितने भी आपके शेयर्स होंगे, आपको क्या करना है, उन शेयर से इनको माइनस करना है। जितने भी आपके पास शेयर होंगे, सॉरी, जितने भी आपके शेयर्स होंगे उसमें डिवाइड, आपके नंबर ऑफ शेयर्स को आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका जितना अर्निंग हुआ उसमें आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर। अगर नंबर ऑफ शेयर अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपका अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट जो भी हुआ, हमारे पास 1 लाख शेयर्स है, तो प्रॉफिट में 1 लाख अगर शेयर डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर हमारा कितना अर्निंग हुआ ये हमें मालूम पड़ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा है अर्निंग पर, आपका लास्ट में अर्निंग पर इक्विटी से लिखा है, उसमें बेसिक लिखा है एंड और एक डिल्यूटेड लिखा है। बच्चों अगर डिल्यूटेड देखा जाए तो डिल्यूटेड का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू, बच्चों इट रेफर्स टू आपका होता है रिडक्शन इन प्रोपोर्शनल ओनरशिप ड्यू टू बच्चों आपका एडिशनल शेयर। अगर कंपनी एडिशनल शेयर इश्यू करती है तो डिल्यूटेड मतलब बच्चों हमें जो दिख रहे हैं शेयर और कुछ बाद में भी शेयर हुए थे तो उनको भी डिवाइड कर दोगे। जो प्रॉफिट होगा हमें उस प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर देना है, तो जो निकलेगा वो आपका अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। और इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। टोटल प्रॉफिट में शेयर को डिवाइड कर देना तो आपका पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ मालूम पड़ जाएगा। ओके, जैसे कि अगर हम बोलेंगे एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए था, अब प्रॉफिट आने के बाद हमें अगर 100 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है एंड हमारे पास शेयर है 5 करोड़, तो 5 करोड़ को डिवाइड करोगे 100 करोड़ में तो 20 हो रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर 20 हो गया। खर्च था 10 आ गया 20, तो ऐसे हो सकता है हुआ, पर ये सब हमें जरूरत नहीं है। तो सिंपली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, एक्सपेंसेस में आपका जितना स्टॉक पार्ट होगा उस परचेज स्टॉक अलग जो जो करो करना, उसके बाद आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट
आपका डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, उसके बाद आपका होगा अदर एक्सपेंसेस, इतना, उसके बाद टैक्स माइनस करना। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन। एक देखो एग्जांपल देखते हैं, आपके बुक्स में हो गए बहुत सारे। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको खुद मैं बताता हूँ, आप खुद आज प्रैक्टिस करना, सो दैट उससे क्या होगा, आपका जो फॉर्मेट के ऊपर कोई डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फॉर्मेट से कोई डाउट नहीं लेगा। हाँ बच्चों निकाल सकते हो आपका एग्जाम्पल निकालो। यहाँ पे P&L अकाउंट है लक्ष्मी को लिमिटेड, /2 पेज नंबर 2 /1.33 बच्चों, लक्ष्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, आपको फॉर्मेट बनाना आता है। आपका लिखना है पार्ट 2 लक्ष्मी को लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ 31 मार्च हमेशा होगा बोला है। देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ द बच्चों करंट ईयर एंड प्रीवियस। हम करंट ईयर को लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर को हमें लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी करंट ईयर ही इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रीवियस ईयर नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसे बोलते हैं आप बोलो, सेल को। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है, स्टॉक। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टॉक लिखा है 31 मार्च 2015, हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 16, तो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। देन आपका सेल्स, उसके बाद परचेज, फाइनल अकाउंट जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते थे, स्टॉक, सेल्स, परचेजेस, आपका वेजेस, आपका डिस्काउंट, फर्नीचर फिटिंग्स, सैलरीज, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सरप्लस अकाउंट। बच्चों सरप्लस अकाउंट ऑन 31 मतलब ये प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट। डिविडेंड पेड कैसे मालूम, सरप्लस मतलब प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। ये 31 मार्च 15 है मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट, कुछ बचा है। डिविडेंड पेड, शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, कैश एंड बैंक, रिजर्व, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। ओके, फिर हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं, स्टॉक ऑन 31 मार्च बच्चों 16 मतलब क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक पे आप एक मार्क दे सकते हो, टिक मार्क दे दो। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, आपका जितना भी फिक्स्ड एसेट है उस पर 10%, तो आपका फिक्स्ड एसेट ऊपर से पढ़ के आओ, स्टॉक, सेल्स, परचेज, वेजेस, आपका डिस्काउंट, फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट, उस पर टिक मारो। सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सरप्लस, डिविडेंड, शेयर कैपिटल, डेप्टर, क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट है उस पर टिक मारो। कैश एंड बैंक, रिजर्व, पेटेंट, बच्चों पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट है, उस पर भी टिक मारो, क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक साथ होता है। टिक मारा, तीनों पे मार दिया। देन मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो बस टैक्स तो बाद में निकलेगा, प्रॉफिट निकलने के बाद, तो वहीं पे टिक मार दो नीचे। एंड इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और कुछ नहीं है। फिर से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एडजस्टमेंट नहीं, बस ऊपर वाले पार्ट को सुनो। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये आपका एक्सपेंडिचर पार्ट में आएगा, क्लियर। सेल्स आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। परचेज आपका एक्सपेंडिचर में, परचेज में आएगा। वेजेस आप किसको दोगे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस आएगा। डिस्काउंट बच्चों रिसीव एंड अलाउ, रिसीव हो रहा है 5000 क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब ये अदर इनकम में आएगा। फर्नीचर तो एसेट बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट पढ़े नहीं है। सैलरी ये एम्प्लॉइज का बेनिफिट है, उसमें आएगा। रेंट का तो कोई कैटेगरी नहीं है, तो अदर में आएगा। अदर एक्सपेंसेस में रेंट आएगा। अदर एक्सपेंसेस हमारे पास कैटेगरी 5 है, एक्सपेंडिचर में एक मटेरियल्स के लिए है, एम्प्लॉइज के लिए है, एक आपका फाइनेंस कॉस्ट के लिए जितने इंटरेस्ट दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, लास्ट में अदर, तो रेंट अदर में आएगा। सन्ड्री भी अदर में आएगा। सरप्लस तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो यहाँ आना नहीं है, फॉर्मेट में नहीं था अभी तक। डिविडेंड पेड तो बच्चों प्रॉफिट होने के बाद देते हैं, नहीं आएगा। शेयर कैपिटल तो कैपिटल में आएगा। डेप्टर क्रेडिटर भी वही आपका बैलेंस शीट में आएगा। प्लांट मशीनरी भी बैलेंस शीट में आएगा, बस डेप्रिसिएशन पड़ेगा। कैश एंड बैंक भी बैलेंस शीट में आएगा। रिजर्व भी बैलेंस शीट में आएगा। पेटेंट्स भी बैलेंस शीट में आएगा। कुछ आइटम्स तो आने ही नहीं है, वेरी सिंपल। अगर इसी को लेके अगर आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते इन द प्रीवियस फॉर्मेट, आपको बहुत बड़ा हो जाता, पर ये वेरी सिंपल होगा। तो प्रिपेयर द फॉर्मेट नाउ, फॉर्मेट बनाइए बच्चे सभी, एक बार बना लो सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट लिखेंगे हम लोग फॉर्म 2, सॉरी पार्ट टू। देन कंपनीज नेम बच्चों लक्ष्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको वहां पे भी जो लिखा वो भी लिख सकते हैं, और मैंने बोला पार्ट 2 लक्ष्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
देन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। देन कलम बनाओ, वन बड़ा कलम होगा आपका पर्टिकुलर्स, देन नॉट नंबर, देन आपका ईयर एंडिंग, वो एक ही चलेगा, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ये चला, दो नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों आपका क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम, पहले 1 लिखोगे, डॉट दोगे, आई रोमान लेटर में आई डॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे एक ही आइटम है यहाँ पे सेल्स फ्रॉम, अगर एनेक्सर नहीं बनाएंगे भी चलेगा, यहाँ पे हमें नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए आपका सेल्स। तो आपका कितना सेल है, 3,50,000। ओके, इसको कहां लिखा, एक ही जो अमाउंट कलम एक ही बनाओगे तो लास्ट ईयर का नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चों हेडिंग होगा सेकंड पॉइंट अदर इनकम। अदर इनकम में आपका हमने पढ़ के गए थे, कुछ था डिस्काउंट रिसीव था, तो इसको अलग से बनाना चाहिए। छोड़ो, एक ही आइटम है, वहीं लिख दो ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख दो, एक आइटम के लिए लिख दो डिस्काउंट। ओके, तो 5,000 हुआ, सो 3,50,000 प्लस 5 बच्चों 3,55,000 आपका हुआ टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू बच्चों 1 + 2 कैसे लिखा है देखो उसने, टोटल रेवेन्यू हो गया 3,55,000। वेरी सिंपल बच्चों, ये आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनल अकाउंट। जो बच्चे नहीं कर पाते थे वो भी इसको आराम से अटेंड करके नेट प्रॉफिट गारंटेड निकाल देंगे। बैलेंस शीट अलग है, इसको निकाल जरूर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सारे बच्चों देखो आराम से निकालो, सेल्स लिख दो, रिटर्न तो नहीं है, ये होगा तो माइनस कर देना, प्लस बच्चों आपका अदर इनकम में डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट होगा, वो होगा भी नहीं, बस डिस्काउंट बेसिकली होगा, तो ऐड कर दिया 3,55,000 टोटल इनकम। फोर्थ बीट में आपका आएगा एक्सपेंसेस, हेडिंग लिखे है, फिर एक्सपेंसेस के बाद डॉट डॉट के नीचे लिखो। एक्सपेंसेस में आपका 3 चीज है, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक परचेज या चेंजेस इन इन्वेंट्री। हम नॉर्मली चले जाते हैं फाइनल अकाउंट को, हम कैसे करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, परचेज मतलब रिटर्न होगा माइनस के बाद, परचेज के बाद माइनस रिटर्न होगा, और माइनस इस साइड होता था क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वो भी माइनस होगा। इसको लिखने का ढंग क्या है, यहाँ पे पहले बच्चों लिखोगे, इसको लिखने का ढंग है, पहले लिखो परचेज, जो तुम्हारा कंसर्न बताता है, फॉर्मेट बताता है, पहले परचेज, पहले परचेज हुआ 2,45,000 तो लिख दो 2,45,000। देखो बच्चों रिटर्न है क्वेश्चन में, रिटर्न नहीं है, तो 2,45,000 को आप लोग अंदर में ही लिखे, बाहर नहीं, मतलब फॉर्मेट जहां पर्टिकुलर्स में एंड में लिख दे 2,45,000। उसके नीचे लिखे बच्चों चेंजेस इन इन्वेंट्री, ना आर लिखेंगे ना लेस लिखेंगे। परचेज लिखा 2,45,000, चेंजेस इन इन्वेंट्री देखो लिखा चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये आपको याद रह जाएगा अपने आप। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री को हिसाब करके फिर प्लस या माइनस करेंगे। ओके, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री हमने लिखा। अब हमें देखना है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 75,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 82,000, तो बड़ा है क्लोजिंग स्टॉक, तो पहले लिख दीजिए बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 82,000, फिर लिख दीजिए बच्चों ओपनिंग स्टॉक आपका 75,000। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक हम लिखा, ये गलत लिखा है, ओपनिंग स्टॉक लिखा, तो 82 से 75 हमने माइनस करी 7,000, तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है। हम यहाँ पे ओपनिंग परचेज से क्लोजिंग माइनस करते हैं, हमने क्या किया क्लोजिंग ओपनिंग को एडजस्ट कर दिया, होने के बाद भी क्लोजिंग ज्यादा हो रहा है, 7,000 ज्यादा हो रहा है, तो ये पॉइंट फिर कहां से माइनस होगा आपका 2,45,000 से, परचेज से फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे। तो अगर अभी हमें मालूम पड़ गया कि ये माइनस होने वाला, तब आप वहां पे ऊपर माइनस लिख सकते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्री में माइनस लिख सकते हैं। अगर आपको लगे प्लस होना है तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 2,45,000 था, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है 7,000 माइनस के 2,38,000। सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल्स, आपका परचेस के बारे में हो गया। ये आपका एक्सपेंसेस में फर्स्ट पार्ट हो गया आपका मटेरियल्स के ऊपर। देन सेकेंड पॉइंट आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय को आपने क्या दिया, वेजेस दिया, सैलरी दिया, बोनस दिया, ईपीएफ में पैसा रखा, कहां स्टाफ वेलफेयर को पैसा दिया, कहां दिया, देखो क्वेश्चन पढ़ो, स्टॉक, सेल्स, परचेज, वेजेस आपका एम्प्लॉय के लिए कितना है 50,000। तो आप यहां पे और है कि देख लेते हैं, सैलरी भी है, तो बच्चों इसके लिए आपको नोट बनाना चाहिए, तो वर्किंग नोट पे जाइए। तो वर्किंग नोट पे आप लोग जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी बुक में भी लिखा है 1, क्या लिखा है 1, क्योंकि वर्किंग नोट 1, तो यहाँ वर्किंग नोट लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो हेडिंग करो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, नीचे एक लाइन खींचो, एक कलम बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस और कुछ नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो वहां पहला पॉइंट आपका वेजेस हुआ 50,000, सेकेंड पॉइंट आपका सैलरीज हुआ 17,000, तो 17,000 नहीं 7,500, तो ओके, तो टोटल कितना हुआ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 57,500।
तो डायरेक्ट 57,500 को ऊपर जो लिखा था वर्किंग नोट 1, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस नोट में लिखा था 1, तो उसके साइड में लिखे 57,500। देन नेक्स्ट पॉइंट बच्चा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितना आपने इंटरेस्ट पेड किया ऑन लोन पे, बोरोइंग्स हो या कोई डिवेंचर, कुछ भी हाई टाइप्स ऑफ बोरोइंग, तो कहां पे आपने इंटरेस्ट दिया, तो देखो ऊपर से क्वेश्चन पढ़ो, कहीं पे भी आपका इंटरेस्ट नहीं लिखा है, देख सकते हो आप, कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट पेड नहीं लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों कोई नोट बनेगा ही नहीं, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में नहीं लिख दिया। देन बच्चों आपका है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। फॉर्मेट याद करोगे, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। प्रिपेयर बच्चों डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के लिए और एक कलम बनाओ। यहाँ पे आपका फर्नीचर था, प्लांट था, पेटेंट्स था, तो आपने लिखा वर्किंग नोट 2 हुआ डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहला था आपका डेप्रिसिएशन ऑन आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर 10% ऑन 17,000 ना, कितना था आपका, हाँ 17,000, सो दैट इज बच्चों 1700। उसके बाद था प्लांट एंड मशीनरी आपका 10% ऑन प्लांट मशीनरी आपका हो रहा है 29,000, सो दैट इज इक्वल टू 2900। एंड थर्ड हो रहा है बच्चों आपका 10% ऑन पेटेंट ट्रेडमार्क 4830 का, तो वो आपका हो रहा है 483। तो पहला आपका हुआ 2900, आपका 1700, उसके बाद हुआ आपका प्लांट 2900, देन पेटेंट्स हुआ आपका 483। तो तीनों को प्लस करें, 10% करके हमने किया, तो तीनों को प्लस करने से हो रहा है 5083। टोटल आपका 50,830 हो रहा है, तो 10% 5,083। तो बच्चों 5,083 को डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में लिख दो, खत्म। वेरी सिंपल, मटेरियल्स खत्म, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस खत्म, बस वहां हेडिंग लिखना है, उसमें क्या क्या ढूंढना है हमें, इसके अंदर क्या क्या ढूंढना है। पहले पागलों की तरह सब चीजें ढूंढते थे, आपको था शायद कुछ बच्चों को अच्छा लगा हो करने में, शायद कुछ बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, पर आप लोग जब 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, गारंटेड बच्चों बोल रहे 3 प्रॉब्लम के बाद यू विल एंजॉय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट अंडर दिस फॉर्मेट। आप सभी एंजॉय करेंगे। मुझे खुद अगर मुझे कोई बोला जाए फाइनल अकाउंट बनाओ, तो इस फॉर्मेट में बनाने को मुझे बहुत कन्वीनियंट फील होता है, क्योंकि हम जितना टाइम वेस्ट करते थे उस फॉर्मेट में, उससे कम टाइम में यहाँ पे काम बनेगा। एंड आप टाइम की बात नहीं है, तो फॉर्मेट बहुत बड़ा है, अगर आइटम्स बहुत ज्यादा हो तो फॉर्मेट बहुत, पर आपको यहाँ पे गलती का गुंजाइश नहीं रहेगा, आपको गलती होने का डर नहीं रहेगा, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर द फॉर्मेट्स एंड द कंटेंट्स को फॉलो करोगे, द कंटेंट्स इज डेप्रिसिएशन, सो योर एंटायर फोकस आपका चले जाएगा फाइंडिंग आउट दी कहां आपका डेप्रिसिएशन है, कहां आपका फाइनेंस कॉस्ट है, कहां आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट है। सो व्हाइल लुकिंग एट द क्वेश्चन यू लुक ओनली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। सो अगर एक पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वहां पे बस ऐसे ढूंढते रहते थे, कोई भी आता था लिख देते, पर वो भी बच्चे करते थे, आप लोग सभी करते थे, बट आई थिंक इट इज मोर कन्वीनियंट देन योर प्रीवियस फॉर्मेट एंड कंटेंट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका उसके बाद हुआ अदर में बच्चों के स्टॉक आएगा, तो हो चुका है, सेल्स हो चुका है, परचेस हो चुका है, वेजेस तो चला गया, डिस्काउंट चला गया, फर्नीचर तो एसेट, सैलरी हो चुका है, रेंट है अदर, क्योंकि रेंट ना मटेरियल्स में आ रहा है, ना एम्प्लॉइज बेनिफिट में आ रहा है, ना फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है, ना डेप्रिसिएशन में आ रहा है, तो रेंट हमने रेंट लिख दिया। इसके लिए भी शेड्यूल बना दो, वर्किंग नोट 3 कर दो, तो आपका 4,950। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 7050, ये भी आपका हुआ। उसके बाद सरप्लस, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला, डिविडेंड तो आना नहीं है, शेयर नहीं आना, कैपिटल जो है डेप्टर आपका असेट्स हुआ, क्रेडिटर लायबिलिटी हुआ, प्लांट मशीनरी आपका असेट्स हुआ, कैश एट बैंक आपका असेट हुआ, रिजर्व तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, वो जो सरप्लस रिजर्व से एक साथ चला जाएगा, पेटेंट्स आपका असेट हुआ, तो खत्म, कुछ भी नहीं है। तो दो ही आइटम से, दो आइटम्स को आप प्लस कर दीजिए, कितना हुआ 12,000। सो 12,000 को ऊपर पुट कर दीजिए अदर एक्सपेंसेस में। नाउ टोटल एक्सपेंसेस आपका ABCDEF जितने पॉइंट्स होंगे सबको ऐड कर दो, तो आपका निकला 3,12,583। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपका 5th पॉइंट आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। पर ये सब आइटम होंगे ही नहीं, तो बस लिख देना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो सब लिखा होगा ही नहीं, इसलिए लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, आपका जो ऊपर टोटल इनकम या रेवेन्यू था, यहां टोटल एक्सपेंसेस, माने पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4, तो 3 से 4 को माइनस करो, आपका 3 नंबर पॉइंट था 3,55,000 एंड आपका बच्चों
4 नंबर पॉइंट है आपका 3,12,583। सो 3 लाख बच्चों आपका 55,000 एंड 3 लाख बच्चों आपका 12,000। इन दोनों को प्लस माइनस करो तो डेफिनेट 3,55,000 ज्यादा हो रहा है, 3,12,000 कम हो रहा है। सो यू विल गेट बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको प्रॉफिट मिला कितना? 42,470। देन लुक एट द क्वेश्चन अगेन बच्चों, मेक ए प्रोविजन। हमें टैक्स के लिए 50% पैसा रखना है। अभी हम टैक्स नहीं दे रहे, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। सो बच्चों 50%, तो आप लिखोगे टैक्स एक्सपेंसेस हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ 50% ऑफ 42,417। 42 का बच्चों 50% 21,000, 417 का 50% हुआ 208.5 हुआ, तो 21,208.5 दैट इज 21,209। तो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करते हैं, हमने आधा माइनस कर दिया, तो आंसर निकलेगा 21,208.5 ऊपर 208.5 यहाँ पे उसने 9 लिख दिया, नीचे को 8 लिख दिया। क्लियर? सो दिस इज द बच्चों आपका हुआ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। आई थिंक सभी को समझ में आया एंड वेरी सिंपल भी लगा। फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट बच्चों हमें ध्यान देना है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। इसको आप लोग कर चुके हैं शायद, जो मैंने अभी करवाया कॉपी में। सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लें, उसे करें। सारे बच्चों उसको अच्छे से करो, कंप्लीट। उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट क्या है? वेरी सिंपल बता चुका हूं, आपको मालूम भी है। बैलेंस शीट इज ए पोजिशनल स्टेटमेंट दैट डिटरमाइन द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन या ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। इट इज एन आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हो कि नहीं या एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। इट रिलेट्स टू it is prepared with all the item related to your personal account and real account in nature. So it comes under part 1 शेड्यूल 3 में। ये आपका आता है पार्ट 1 में। दोनों ही शेड्यूल 3 में आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जो आपका है वो आपका है सेक्शन 129। आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है सेक्शन 129। आपका डिटेल्स जो दिया था, फंडामेंटल पार्ट जो था वो आपका था सेक्शन 128। क्लियर बच्चों? सो योर सेक्शन 129 डील्स विद बच्चों प्रिपरेशन ऑफ आपका इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सॉरी आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जितने भी आपके बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाना है तो वो सेक्शन 129 के अंदर जाएगा। सो ओके बच्चों, तो अभी अगर आपको फॉर्मेट देखना है बच्चों तो आप देखिए वो सेम फॉर्मेट है, वैसे ही बनाया है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जैसे वो उसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट ऐसे है। तो ऊपर लिखोगे बच्चों पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लिख दिया। उसके बाद नीचे कंपनीज नेम लिख दो, देन एज लिख दो। इसमें लेफ्ट में लिखा है, वो एक ही बात है, आप देख सकते हो आपके पास जो नोट्स मैंने दिया है। देन पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, उसके बाद आपका फिर से आएगा फिगर्स। क्या आएगा बच्चों? आपका फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमें ध्यान देना है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। बच्चों बैलेंस शीट के फॉर्मेट में यहां पे पहला आइटम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग है। इक्विटी मतलब जितने ओनर्स फंड है, एंड लायबिलिटी बच्चों जितने भी आपके आउटसाइडर्स है। इक्विटी मतलब कैपिटल, लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी। जैसे हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड पर, एक्चुअली वहां पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो इसलिए यहां पे लिखा गया बच्चों आपका यहां पे लिखा गया बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी, वही कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्लियर? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पूरा डिटेल वहां लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आपका है शेयर होल्डर्स फंड। आपका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों शेयर होल्डर्स फंड हुआ। तो शेयर होल्डर्स फंड में आपको क्या मिलेगा? आपके जितने भी शेयर होल्डर्स फंड है, मतलब आपका शेयर कैपिटल में जो आता है आपका ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, आपको हिसाब करना है। सपोज इतना सब्सक्राइब कैपिटल इतना हो गया था, पर कॉल्स इन एरियर हो गया तो कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दोगे, फॉर फीचर को ऐड कर दोगे, री इश्यू को ऐड कर दोगे, बस खत्म। तो आपका शेयर कैपिटल में कितना पैसा आया, सपोज जितना पैसा हमें आया पर कुछ पैसा नहीं आया कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर माइनस हो गया। फॉर फीचर हुआ तो फॉर फीचर से कुछ फायदा होता है तो उसको ऐड कर दो।
सारे फॉरफीचर को एडजस्ट करके, एंड री इशू से कुछ पैसा मिला तो उसको ऐड कर दो। तो दैट इज बच्चों आपका हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स। देन रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? रिजर्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ाते वक्त मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस बताता हूँ। रिजर्व में आपका जनरल रिजर्व, एफडी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितने भी रिजर्व हो, जितने भी सरप्लस हो, वो सब आप उसको लिख दोगे रिजर्व एंड सरप्लस। बस यहाँ बोल दिया मैंने रिजर्व एंड सरप्लस में सारे प्रकार के रिजर्व एंड सरप्लस तो ऊपर बोला था लास्ट ईयर प्रॉफिट जो था, मैंने बोल दिया बस, बट इट्स ए डिफरेंट, इट्स दिख रहा जैसे है वैसे नहीं, इट नीड्स कैलकुलेशन। आपका द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर बैलेंस शीट इज द रिजर्व एंड सरप्लस। यू नीड टू बी बच्चों, वहां पे प्रॉब्लम करते वक्त हमें वहां रुकना पड़ेगा, दैट द बिगेस्ट चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, उसको आपको ठीक से करना पड़ेगा। जब मैं करूंगा आप बोलोगे सर यही पार्ट इज द मेजर पार्ट और कुछ नहीं था बच्चों, वो आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बता दो बच्चों, रिजर्व जो आपने आज तक सुना है वो रिजर्व क्या होता है? हमने जो पैसा, एवरी ईयर ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट असाइड टू मीट एनी फ्यूचर नीड्स कंटीजेंसी दैट में बी स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक हो सकता है। जो पैसा हमारे पास पहले से रिजर्व था, कंपनी का नियम है कि हम कंपनी हर साल इतना रिजर्व रखेगी, इतना डिक्लेयर करेगी, तो ऐसे नियम्स होते हैं, कितना प्रॉफिट होने में, कितना डिविडेंड होने पे इतना रिजर्व होगा, सरप्लस कितना होगा, फिर उस पर टैक्स कितना होगा, ये सब लिंक अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन है विच आर नॉट गिवन इन द फॉर्मेट, इनफैक्ट बुक में भी नहीं लिखा। तो आई विल डिस्कस विथ यू व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले 2-3 प्रॉब्लम में नहीं आएगा, देन उसके बाद आएगा, बट दैट्स द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। So बच्चा let's move to the only point, equity and liability. The first point is that equity. Equity में क्या क्या आता है? Your shareholders fund, whatever your capital money receive, if there is any call scenario, deduct the call scenario amount. Very simply याद भी रख लो. Then if there is any share forfeiture amount, अगर share forfeiture उसको ऐड करो, and अगर आपका किसी प्रकार का रीइशू है तो रीइशू को ऐड करो, अगर forfeiture है तो रीइशू हो सकता है. So that's the बच्चों shareholder funds, that is the capital. सेकेंड पॉइंट आपका रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व सरप्लस को लिखना है, उसके रूल्स में आपको बताऊंगा। देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अगर कंपनी ने किसी को अपना शेयर देके कुछ पैसा लिया है, दैट इज ऑल्सो बच्चों आपका कैपिटल। शेयर वारंट देके लिया है मतलब वो कैपिटल में चला जाएगा, क्लियर? तो ये इक्विटी पार्ट में चलेगा। उसके बाद बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर हमें कोई शेयर एप्लीकेशन मनी हमें लेना था लोगों से, हमने लिया नहीं था, उसको हमने अलॉटमेंट कर दिया, लोगों से मांग लिया, तो क्या होगा? आगे इक्विटी में। उसके बाद आपका आया नॉन करेंट लायबिलिटीज। बच्चे यहां पे एक नॉन करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी। बच्चे इक्विटी पार्ट इज वेरी सिंपल, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, एंड उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मुझे याद रह गया, आपको याद रहा कि नहीं बस सोचो। इक्विटी में आपका आया ऊपर इक्विटी लायबिलिटी पर, इक्विटी में आ रहा है शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व, ये भी तो ओनर का ही पैसा है, कंपनी का पैसा है। थर्ड पॉइंट हुआ आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर वारंट देके किसी को पैसा, एक प्रूफ देके पैसा लिया थी, एंड अगर कोई एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है उसको अलर्ट कर दो। दीज कम्स अंडर आपका इक्विटी। देन कम टू द लायबिलिटी। द लायबिलिटी पार्ट अगेन बच्चों टू टाइप्स, यू नो, नॉन करेंट लायबिलिटी माने फिक्स्ड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड ए करेंट लायबिलिटी माने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो नॉन करेंट, करेंट सुन के डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। नॉन करेंट योर फिक्स्ड लायबिलिटी, आपका ये हुआ करेंट लायबिलिटी। क्लियर बच्चों? देखो अगर मैं आपको डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेट बता रहा हूं, क्या बोलो आप जानते हो बच्चों, फॉर्मेट लिख के बस प्रॉब्लम स्टार्ट कर देना एंड फॉर्मेट को एक्सप्लेन करना, आप उसको अगर समझ गए तो आपको प्रॉब्लम का आधा हिस्सा आ जाएगा। फॉर्मेट समझ के एक प्रॉब्लम करो, एक प्रॉब्लम करने के बाद फिर से फॉर्मेट देखो एंड प्रॉब्लम को कंपेयर करो, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। देन उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम करो बाय फॉलोइंग द फॉर्मेट एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम के बाद आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, आपको फॉर्मेट देन प्रॉब्लम पूरा स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। सिर्फ मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करना है। सो बच्चों नेक्स्ट आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी पार्ट में आपके 2 पार्ट आ गए। जैसे आपका पहला इक्विटी में 2 पार्ट आ गया। इक्विटी में पहला पार्ट तो शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल हो गया, आपका रिजर्व हो गया एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स हो गया, और दूसरा पार्ट उसने कर दिया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग था, अलॉटमेंट हो गया।
थर्ड पार्ट में जो लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी को फिर दो पार्ट किया गया। थर्ड पार्ट में नॉन करंट माने फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक शॉर्ट टर्म। अब आप खुद वहां पॉइंट देख सकते हैं। आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन्स फ्रॉम डिवेंचर्स, आपका लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, डिवेंचर से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बच्चों पुराना कोई टैक्स लाइबिलिटी अभी तक आपने नहीं दिया है, पेमेंट नहीं दिया है, तो आपका लाइबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बच्चों अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अभी आपका क्या हो सकता है? अगर आपने पहले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोल दिया, आपका लोन फ्रॉम डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक्स हो गया। फिर अदर लॉन्ग टर्म, अदर में आपका क्या आ सकता है? जो भी आपके कुछ भी लॉन्ग टर्म्स, किसी से अगर सपोज आपने उधार लिया है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको अदर मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर आधार करता है। जैसे कि अगर सपोज कोई चीज है जो 1 ईयर के आफ्टर मैच्योर हो रही है, पेमेंट उसे 1 ईयर के बाद देना है, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में चला जाएगा। ये ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब आप क्या सोचोगे? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये ले लो, एंड लोन फ्रॉम बैंक को ले लो, लॉन्ग टर्म लोन्स हुआ। हम तब अगर जितने हम पढ़ते हैं डिवेंचर, बॉन्ड्स पढ़ते हैं, एंड लोन फ्रॉम बैंक को ले लो, अदर ले लो, तो अदर हो जाएगा। एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हमने टैक्स, जो आपने टैक्स नहीं पेमेंट किया, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। तो ऐसे कंसीडर कर लो। तो आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर, बॉन्ड्स ले लो, एंड आपका अदर लॉन्ग टर्म में आप लोन फ्रॉम बैंक ले लो। क्वेश्चन में लिखा होगा, मालूम पड़ जाएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके बच्चों, देन आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो बता दिया, कोई टैक्स लायबिलिटी होगा। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन, आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर आपका बिल्डिंग, मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वही बिल्डिंग वर्क को रिलेट किया, या मशीनरी, प्लांट मशीनरी, कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी आपके प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज के लिए फ्यूचर में कोई देना है, उनके लिए पैसा रख रही है कंपनी, उनको रिटायरमेंट में पैसा देगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर? देन करेंट लायबिलिटी, जो ऊपर लिखा था पूरा उसका उल्टा लिख देना नीचे। यहाँ पे अदर एक पार्ट पुट करके अदर एक पॉइंट कंफ्यूज कर दे रहा है, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है, आपको प्रॉब्लम करते वक्त नहीं आप होगा। तो बच्चों फिर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा आपका? उसका उल्टा बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पर यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी तो नहीं आएगा, क्योंकि तो टैक्स तो एक ही बार होता है। यहाँ बच्चा ट्रेड पेबल आएगा। तो पहले शॉर्ट टर्म बने, जितने भी आपने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं, आपने जितने भी शॉर्ट टर्म्स लोन लिए, जैसे कि कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, इंडिजिनियस बैंकर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, मनी मार्केट लोन, ये सब आपके तो हो गए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद बच्चों आपका बोला गया वहां पे उसने आपका ट्रेड पेबल मतलब सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अगर किसी से सामान लिया सिंडिकेटर या बिल्स पेबल, वो आ गया ट्रेड पेबल में। फिर अदर करेंट लायबिलिटी फिर आपका आ गया, फिर घुस गया कि ऑर्डर फिर क्या आएगा? यहाँ पे ऑर्डर लेकिन है बच्चों, जितने भी आउटस्टैंडिंग एडवांसेस हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग एडवांस है वो ऑर्डर में जाएगा। ऊपर बोलोगे सर ऑर्डर आपका लॉन्ग टर्म में, सर आउटस्टैंडिंग क्या एडवांस है, ये क्या लॉन्ग टर्म है हुआ? तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा आउटस्टैंडिंग एडवांस। ये इसको क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत, उसमें मैं बोला ना उसी को ले जाना, डिवेंचर बॉन्ड्स रहेगा, लोन्स को ले जाना ऑर्डर में। इसमें पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपका जितना भी कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह पैसा हुआ, एंड ट्रेड पेबल में तो आपका सिंडिकेटर बिल्स पेबल हुआ, अकाउंट पेबल जिसको पैसा देना है, एंड आपका अदर में आ गया आपका आउटस्टैंडिंग एडवांसेस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो बच्चा प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डेप्टर, सॉरी देना है डेप्टर को, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो टैक्स जो था ऊपर, ये सब कहाँ आएगा? अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो फिलहाल बच्चों आप इतना ही याद रखो, मैंने जो बोला इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी में कैपिटल आता है, रिजर्व आता है, प्रीवियस प्रॉफिट आता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस, देन आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आ गया। इन तीनों के बाद कोई आपका एप्लीकेशन मनी पेंडिंग था, वो रिसीव हो गया। देन आपका आया लायबिलिटी। लायबिलिटी में नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट में याद रख रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड आपका प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टैक्स तो नहीं है, ट्रेड पेबल है, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देन उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
इतना याद रख लो किसमें क्या आएगा, मैंने बता दिया, बस हेडिंग कंपलसरी आपको लिखना है, उसके बाद पॉइंट ढूंढ लेने हैं, काम खत्म। सो दिस इज बच्चों आपका हुआ लाइबिलिटी पार्ट। देन उसके बाद टोटल कर दोगे ऊपर इक्विटी में जो आंसर होगा, एंड आपके 4 प्लस होंगे। पहले एक आपका पहला तो 1 पॉइंट जो हुआ आपका, 3 पॉइंट जो पहले को लेके हुआ था शेयर होल्डर फंड्स में, सेकंड एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट उसको +2, प्लस आपका नॉन करंट लायबिलिटी 3, प्लस करंट लायबिलिटी 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 प्लस होके आपका टोटल लायबिलिटी होगा। देन मूव टू दी बच्चों आपका एसेट्स। ओके बच्चों, देन मूव टू दी एसेट। तब एसेट क्या होगा, एसेट में क्या आइटम्स हमारे आएंगे, सिंपली बच्चों आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एसेट के ऊपर मैंने बहुत सारे लिखा भी है। पहले एसेट्स को टोटली बच्चों क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। सिंपली बता देता हूं जल्दी से, आप लोग अगर डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में मैंने क्या लिखा है, पहले फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट। तो टैंजिबल एसेट आप सभी को मालूम है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये हुआ। एसेट्स को 2 भाग किया गया, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट में आया टैंजिबल एसेट, तो टैंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हो गया। देन उसके बाद इंटैंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब आपका हो गया। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सपोज कोई बिल्डिंग आपका काम बन रहा है, बिल्डिंग आपका कंस्ट्रक्शन है, तो दैट इज बच्चों एसेट है, बट बिल्डिंग तो बना नहीं है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, तो वो आपका टैंजिबल बन गया है। अरे ओवरऑली फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल, इंटैंजिबल, आप पढ़े थे क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो द वर्क इज इन प्रोग्रेस, एक चीज बन रहा है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, किसी का कोई इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, किसी का गुडविल बनने वाला है, मार्केट में इसका नाम आने वाला है एक प्रोडक्ट की, तो वो इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। समझ में आया, इंटैंजिबल एसेट्स वो आपका हो गया अंडर डेवलपमेंट। क्लियर बच्चों, ये सब आएगा ही नहीं आपका प्रॉब्लम में, बस टैंजिबल आएगा, एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपी आएगा, एंड गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये आएगा, बस और कुछ आएगा ही नहीं। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब बच्चा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी को हमने नॉन करंट मतलब प्रेजेंट, इस साल का नहीं है, किसी को हमने 5 साल के लोन दिया, 2 साल के लिए दिया, मोर देन 1 ईयर के लिए दिया, तो वो आपका हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट बच्चों, अगर सपोज हमने टैक्स दे दिया है पिछले साल, ज्यादा दे दिया है, हमें मिलना है रिटर्न, या हमने प्रोविजन रख दिया था, वो पैसे यूज नहीं हुआ, हमें मिलना है, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये सब दे रहे हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट था, हमने किसी कंपनी में, शेयर में, डिवेंचर में पैसा लगाया। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, किसी इंसान को हमने 1 साल के लोन दिया है, मैंने तुमको 1 साल के लोन दिया, मैंने रहीम को लोन दिया, वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने टाटा, बिरला, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में करोड़ों लगाए, तो वो इन्वेस्टमेंट, ये लोन्स। एंड बीच में आपका रह गया क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो जो भी एसेट्स अगर वो टैक्स दिया हो हमको रिटर्न मिलना है, जो वो यूज हुआ नहीं, तो हमारे पास बच गया। एंड बच्चों अदर नॉन करंट एसेट, अगर और कोई आपके पास नॉन करंट एसेट होगा तो लिख देना, वो अदर ऐसे मेंटेन होता है, हो गए। देन उसके बाद बच्चों हुआ होता भी उसमें पॉइंट्स आएगा, अगर इन ग्राउंड में नहीं आता एंड कोई लॉन्ग टर्म है तो उसको अदर नॉन करंट। फिर करंट एसेट में बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट, आपने किसी को पैसा किसी कंपनी में लगाया, जैसे मनी मार्केट में हमने पैसा लगाया, करंट इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट में पैसा लगाया बच्चों, शॉर्ट टर्म। इन्वेंट्री तो आपका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग, आपका जितने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब आपका इन्वेंट्री में आएगा। टूल्स वगैरह इन्वेंट्री में आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बच्चों जैसे ट्रेड पेबल था, क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये डेब्टर बिल रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, जितने बच्चों कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जितने भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को हमने शॉर्ट टर्म 1-2 महीने के लिए पैसा दिया है। बिल्स आपका सपोज बिल रिसीवेबल है, वो तो चलेगा ट्रेड रिसीवेबल में। किसी को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन दिया है, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नहीं तो आप लोग प्रीपेड नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में बच्चों आपका जितने भी आपने अगर किसी को लोन दिया है शॉर्ट पीरियड के लिए, वो आपका जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, हो गया। देन अदर में जाएगा बच्चों प्रीपेड, इंटरेस्ट इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
आपका आउटस्टैंडिंग इनकम पैसा मिलने वाला होगा, प्रीपेड हमने कर दिया है, इनकम रिसीव्ड एडवांस तो लायबिलिटी हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड आपका प्रीपेड एक्रूड ऑर्डर में आएगा, प्रीपेड एक्रूड जितने प्रीपेड हैं एक्रूड है वो आपका ऑर्डर में आ गया। ओके बच्चों, सो करंट इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म किसी का पैसा दिया, इन्वेंट्री में तो आपका स्टॉक आ गया सारा, ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल डेब्टर हो गया, कैश में कैश इन कैश एट बैंक जितने हो गए, शॉर्ट टर्म लोन किसी को शॉर्ट टर्म लोन एडवांस किसी को दिया अगर आप लोगों ने तो वो आएगा, एंड बच्चों ऑर्डर में आएगा प्रीपेड एक्रूड। क्लियर बच्चों? सो दिस इज योर बच्चों आपका बैलेंस शीट फॉर्मेट। एंड अगर इनमें हेडिंग्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यू नीड टू प्रिपेयर बच्चों नोट्स अकम्पनी टू दी बच्चों आपका बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। होप सभी बच्चों को समझ में आया। ये टास्क बच्चों इस दोनों फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ो, पूरे याद रखो, मुझे याद रह गया तुमको भी याद रखना है, एंड जो मैंने लक्ष्मी को लिमिटेड किया है उसका P&L अकाउंट बनाओ, एंड हो सकता है तो आप उसका बैलेंस शीट बनाओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में नया एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, सेफ रहो, टेक केयर, बाय बाय।